हेलो दोस्तों। आज की कहानी खूबसूरत मासूम सी रुखसार भाभी और उसके देवर की है। रुखसार 32 साल की शादीशुदा औरत है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और क्यूट है। उसकी शक्ल सूरत भी भोली भाली और मासूम सी है। इसीलिए शादी के 10 साल बाद भी वो पहले जितनी ही क्यूट सी दिखती है। और ऊपर से उसके बोलने का लहजा भी उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देता है। वो घर पर लगभग साड़ी ही पहनती है क्योंकि साड़ी पहनना उसे बहुत पसंद है। और उसके शौहर राहिल को भी साड़ी में देखना ही पसंद करता है। लेकिन वो कभी कभार अपने देवर फराज के कहने पर सूट सलवार या जीन्स भी पहन लेती है क्योंकि उनमें वो बिल्कुल कुंवारी जैसी लगती है। राहिल उसका छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखता है, इसीलिए वो भी उनकी हर बात मानती है। वो रात में तो तंग करता ही है, लेकिन कभी कभार दिन में भी कहता है तो वो ना नहीं कहती। लेकिन वो जानती थी कि फराज भी अपनी भाभी का ख्याल रखना चाहता है। उस दिन रुखसार का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी भी थी। वो बस किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर फराज वहाँ पानी पीने आ गया। उसने आते ही रुखसार के हाव भाव देखे और माथे पर हाथ रखा और बोला कि भाभी आपको तो तेज़ बुखार है। तब रुखसार ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि सुबह तक तो नहीं था, लेकिन दोपहर में अचानक से पता नहीं कैसे हो गया। तभी फराज बोला कि तो भैया को बताया कि आपको बुखार हो गया है। तब रुखसार ने कहा कि नहीं, वो तो परसों आने वाले हैं, ऐसे ही बेकार में परेशान हो जाएंगे। आज तो रात ही हो गई है, बस कल की ही बात है, परसों तो वो आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी फराज की फिक्र कम नहीं हुई थी। तो रुखसार ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं देवर जी, मामूली सा बुखार ही तो है, आप जाकर पढ़ाई कर लो, खाना बनते ही मैं आपको बुला लूँगी। रुखसार की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए फराज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। रुखसार बैठने वालियों में से नहीं है। वो बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रुखसार का पति राहिल कंपनी के किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। वो कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, तो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। रुखसार का 21 साल का देवर फराज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राहिल जैसा ख्याल रखने वाला पति पाकर रुखसार भी बेहद खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वो खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर फराज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब रुखसार 32 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना ही आ जाता। वो अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां अब बन चुकी थीं। फराज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रुखसार ने सर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर रुखसार आज तक नहीं भांप पाई थी। फराज की गर्दन धीरे से रुखसार की ओर घूम चुकी थी। वो कनखियों से रुखसार की खूबसूरती को निहार रहा था और अपने ही ख्यालातों में खोया हुआ था। रुखसार की सांसों के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे फराज के अंदर का शैतान जागता जा रहा था। हो गया सब काम, बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर रुखसार ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी थीं। फराज हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। ये कहकर फराज ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज़ पर ले गया। रुखसार ने मुश्किल से 2 रोटियां खाईं, वो भी फराज की जिद पर। वो ज़बरदस्ती सब्जी उस प्लेट में डालता रहा। खाने के बाद रुखसार सोने जाने लगी तो फराज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ।
अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, रुखसार ने मना किया। लेकिन फराज कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगवाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। ये कहता हुआ वो निकल गया। रुखसार ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। फराज ने तय कर लिया था कि आज वो अपने मन की करके ही रहेगा। इसी बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है फराज साहब? केमिस्ट वाले ने फराज को खोया सा देखा तो पूछा। फराज का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वो उसका पुराना दोस्त था। फराज मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। फराज को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? ये सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वो खुद भी रुखसार की खूबसूरती का मुरीद था। हमेशा उसके बारे में चटकारे देकर बातें किया करता था। उसने फराज के मन की बात टाल ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। फराज ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलते हुए आ गया कि तभी केमिस्ट वाला चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। फराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काउंटर पर आया और केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, ये नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? फराज के मन का डर उसकी ज़बान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वो जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। फराज उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही रुखसार ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, देवर जी जब से आप गए हैं मैं यहीं पर बैठी हूँ। फराज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, अंदर चलिए ना भाभी। रुखसार अपने कमरे में आकर लेट गई। फराज ने उसे पहले बुखार की दवा दी। रुखसार दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी। तब फराज ने उसे रोका, भाभी अभी एक दवा और बाकी है। इतनी सारी ले आए हो भैया? रुखसार ने थकी हुई आवाज़ में कहा और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ। ये कहकर फराज ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रुखसार को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। फराज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रुखसार को आवाज़ दी, भाभी सो गई हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला। फराज ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वो समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। फराज की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। फराज ने कमरे की लाइट जली हुई छोड़ दी और रुखसार के कपड़े प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी रुखसार और राहिल की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर फराज थककर चूर चूर होकर रुखसार के बेड पर ही लेट गया। अब बस बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। फराज बेशर्मी से बड़बड़ाया और रुखसार की कुछ फोटोज लेने के बाद रजाई उड़ाकर सुला दिया। रुखसार अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। फराज पलंग से उतरा और कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से रुखसार ने अपनी डायरी उसी में छोड़ दी थी। फराज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वो अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वो एक टुक पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें रुखसार ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों हो रही है?
मैं बहुत जल्दी फराज को कानूनी रूप से गोद ले लूंगी। फराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर रुखसार के पैरों को पकड़कर अपना सर रखते हुए रोया। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। अचानक फराज का ध्यान रुखसार के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और रुखसार के सर को अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वो किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर फराज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे रुखसार की आंखें खुलीं। उसका सर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। रुखसार के सर में जैसे करंट लगा। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर फराज की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। रुखसार का कलेजा मुंह को आने लगा। वो हड़बड़ा कर पलंग से उठी और लड़खड़ा कर गिर चुकी थी। एक महिला सिपाही ने फराज के मोबाइल फ़ोन में कैद हुई रुखसार की कल रात वाली फ़ोटोज़ उसे दिखाई और तेज़ आवाज़ में पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर रुखसार हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी करीं और वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती चली गई। राहिल का फ़ोन आया था कि वो आ रहा है। वो घबराए नहीं, लेकिन रुखसार बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने फराज का बचपन चल रहा था, जब वो नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक राहिल लौट आया और भागते हुए रुखसार के पास कमरे में पहुंचा। रुखसार एक पलंग पर खामोशी से बैठी थी। राहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रुखसार का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। रुखसार रुखसार चीखता हुआ राहिल उसे झंझोड़ता रहा, पर रुखसार कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मासूम सी रुखसार की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने जीवन में भी कभी रिश्तों की मर्यादाओं को लांघने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घर के बाथरूम में एक लड़के की चाची नहा रही थी। उनका भतीजा उनको छुप छुप कर देख रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना होने की वजह से उसकी लकड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वह लड़का उस लकड़ी में एक छेद बना देता है और उस छेद में से अपनी चाची को हर रोज़ देखता था। ये सब 3 महीने चल रहा था और चाची को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनका ही भतीजा उनको चोरी छुपे देखता है। चाची का नाम चाहत था और लड़के का नाम रोहित था। चाहत दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। चाहत का फिक्र बहुत ही अच्छा था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। जबकि उनका भतीजा तो चाची को नहाते हुए देखा था तो वह चाची के लिए और भी ज़्यादा बेचैन हो चुका था। रोहित मन ही मन प्लान बनाने लगा कि वह किसी तरह अपनी चाची के साथ रिश्ता बनाने को मिल जाए, लेकिन वह उसकी सगी चाची थी तो वह इस तरह से उससे डायरेक्ट कुछ बात नहीं कर सकता था। उसके इस बात का डर था कि अगर मैं अपनी चाची से कुछ कहा तो हो सकता है वह मुझसे नाराज़ हो जाए या फिर मेरे मम्मी पापा को बता दे, जिसकी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। वह अलग और फिर ना जाने मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचने लगे। रोहित प्लान बनाने लगा और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि एक भतीजा अपनी चाची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। कोई इस तरह का प्लान बनाकर चाची को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रिश्ता कैसे कर सकता है।
आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं जो अपनी चाची को नहीं छोड़ते हैं। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं। रोहित अपनी चाची चाहत को हर रोज छुपकर देखता था। इस बात की जानकारी चाहत को नहीं थी। अब रोहित इस प्लान पर काम कर रहा था। वह प्लान ये था कि रोहित ने अपने फ़ोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फ़ोटो लगाया और आईडी बनाने के बाद अपनी चाची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। चाहत ने जब अपने फ़ोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो उसने सोचा लड़की की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो रोहित का काम अब और आसान होने वाला था। इधर इस बीच जब रोहित ने रिक्वेस्ट भेजी थी और वह अपनी चाची से नज़दीकियां बढ़ाने में भी लगा हुआ था, उनके पास जाकर बैठता था, हंसी मजाक करता और अगर वह कहीं बैठी होती तो जानबूझकर उनसे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता। उसके व्यवहार में काफी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को चाहत भी देख रही थी क्योंकि रोहित उससे हंसी मजाक करने लगा था। चाहत को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका भतीजा उससे कुछ और चाहता है। एक दिन रोहित मुझसे कहने लगा, चाची तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे इस तरह के किसी भी काम में कोई खुशी नहीं है। रोहित के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह सोचने लगा कि अगर चाची का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो चाची की अंदरूनी इच्छाएं तो होती होंगी, क्योंकि चाची शादी के 15 दिन बाद ही चाचा बाहर चले गए। लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने की नौटंकी करने लगा और कहने लगा, चाची अगर कोई हो तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मान सकती हो। फ्रेंड के नाते तो मुझे बता सकती हो। इस वक्त तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो, अपना दोस्त समझो। चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इस तरह की हरकत ना कभी करती थी और ना ही कभी करूँगी। रोहित अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और अब उसने चाची को लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर दिया। अब इधर से लड़की का मैसेज आया था तो चाहत ने भी मैसेज का हाय हेलो का रिप्लाई कर दिया। लेकिन चाहत को क्या पता था कि मेरा भतीजा ही मुझसे लड़की बनकर बात कर रहा है और आगे चलकर उसके साथ में क्या होने वाला है। रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करते करते कहता कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने कभी किसी के साथ रिश्ता बनाया है? चाहत बोलती है, मेरी शादी हो गई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे पति अभी बाहर गए हैं। तभी उधर से मैसेज आता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ में रिश्ता बनाकर देख लेना चाहिए। इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसके दिमाग में ये सब डालने के लिए रोहित ने ये कहा कि मैं तो अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। जब भी मेरा मन होता है मैं अपने देवर को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाभी देवर मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये बात जब चाहत ने सुनी तो पूछा, क्या तुम अपने देवर के साथ ये सब करती हो? तो उधर से जवाब आया, हाँ जब मेरे पति नहीं रहते तो मैं अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। मुझे बाहर किसी पर भी भरोसा नहीं, क्या पता कौन कब धोखेबाज निकल जाए, इसलिए मैंने अपने देवर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ। हम दोनों का जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब चाहत के मन में भी इस तरह के ख्याल आने लगे थे। वह भी ये सोचने लगी थी कि अगर वह लड़की अपने देवर के साथ ये सब कर सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने भतीजे के साथ इस तरह का रिश्ता बनाकर देखूं। लेकिन भतीजे से कहने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए चाची भतीजे के साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी और
चाची का बदला हुआ व्यवहार देखकर रोहित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह समझ चुका था कि मेरी कही बातों का चाची पर असर पड़ चुका है। चाची अब रोहित के पास आकर अच्छी अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी। यहाँ तक कि दोनों काफी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। चाहत के मन में भी काफी कुछ चल रहा था, उधर रोहित के मन में भी सब कुछ पहले से ही प्लान था। एक दिन अचानक से बारिश होने लगी। चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। चाची भागती हुई छत पर गई और जब वह छत पर पहुंची तो उन्होंने सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन एक कपड़ा रस्सी पर अटक गया था। रस्सी ऊंची होने की वजह से चाची ने बहुत कोशिश की, लेकिन कपड़ा नहीं निकल रहा था। तो फिर चाची ने रोहित को आवाज दी। रोहित छत पर पहुंचा तो चाची कहने लगी, कपड़ा तार में अटक गया है, तुम इसको निकाल दो। रोहित कहने लगा, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और तुम इसको निकाल लेना। रोहित ने मौका देखा और झट से चाची को उठा लिया और चाची ने उस कपड़े को तार से उतार लिया। अब यह दोनों चाची और भतीजा एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी रोहित चाची को इधर उधर टच करने लगा और चाची के साथ मस्ती करने लगा। चाची भी उसको मना नहीं किया, चाची भी उसका समर्थन कर दिया और दोनों के बीच वही छत पर बारिश में सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब इन दोनों चाची और भतीजे के बीच जब ये खेल शुरू हुआ, ये खेल अब कहाँ रुकने वाला था। अब ये दोनों जब भी मौका मिलता तब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रोहित के पापा काम पर चले जाते थे और माँ दूसरे कमरे में रहती थी और इधर दूसरे कमरे में ये दोनों भतीजा और चाची अपना काम करते थे। ये सब चलते चलते 3 महीना गुजर गए। जब 3 महीने बाद चाची को पता चला कि वह पेट से हो चुकी है और उनके पेट में उनके भतीजे का बच्चा पल रहा है, ये सुनकर रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये बात अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गई तो बहुत मार पड़ेगी और समाज में ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि तुमने अपनी चाची के साथ ही ये सब करने को रह गया था। तभी रोहित ने चाची से मिलकर प्लान बनाया कि इस बच्चे को साफ करवा देते हैं। अगले दिन ये दोनों पति पत्नी बनकर एक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा साफ करने से इनकार कर दिया। ये दोनों लोग काफ़ी टेंशन में आ गए। इन दोनों को अपनी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इधर रोहित अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात लीक हो गई तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी और किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही है। इन लोगों ने बारी बारी से काफ़ी जगह ट्राई किया, जहां तक इनके संपर्क थे वहां तक इन्होंने कोशिश की, लेकिन साफ करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ। जहां भी ये लोग गए थे, हर हॉस्पिटल वाला कहता था कि आप किसी और को बुलाकर लाओ, अपने घर से किसी सीनियर को या किसी बड़े को बुलाकर लाओ। दिन गुजरते जा रहे थे, रोहित की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोहित अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगा था। तभी रोहित ने एक प्लान बनाया और चाची से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना एक नई जगह, वहां पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, वहां बच्चा साफ हो जाएगा और आसानी से हम इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। चाची अगले दिन घर से मार्केट का कह कर निकली। कुछ देर बाद रोहित भी काम पे जा रहा हूँ कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों मिले। रोहित ने चाची को बाइक पर बिठा लिया और उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो चाची उससे पूछने लगी, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रोहित कहने लगा, चिंता मत करो, आगे एक हॉस्पिटल है, वहीं पर ही बच्चा साफ करवा दूंगा और वहीं पर हमारी इस परेशानी की जड़ भी खत्म हो जाएगी। चाची भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी। जंगल के बीच में वह लोग पहुंच जाते हैं और एक खंडर जैसा मकान दिखता है। रोहित वहीं पर गाड़ी रोकता है और चाची से कहता है, यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, इसके आगे वहीं हमको लेकर जाएंगे। चाची और रोहित वहीं पर बैठते हैं। तभी रोहित चाची से कहने लगा, अब तो बच्चा साफ ही होने वाला है, क्यों ना एक बार एंजॉय और कर लिया जाए। चाची मना कर देती है कि अभी इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और तुम्हें एंजॉय करने की पड़ी है, ये सब अभी ठीक नहीं है। लेकिन रोहित जिद करने लगा तो चाची मान गई और इन दोनों ने वही खंडर में एक दूसरे के साथ
एंजॉय किया। उसके बाद रोहित ने चाची को वहीं पर ख़त्म कर दिया और रोहित ने चाची की बॉडी को वहीं पर दफना दिया और वहाँ से सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर ऐसा रहने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब चाहत मार्केट से घर नहीं आई तो रोहित के मम्मी पापा ने रोहित से पूछा कि क्या तुमने चाची को मार्केट में कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रोहित के चाचा भी घर आ जाते हैं। अगले दिन रोहित के चाचा और पापा पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। पुलिस ने अपनी तरह से जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन चाहत का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस तो पुलिस होती है, उसका शक किसी पर भी होता है। पुलिस ने रोहित का जहां काम करता है वहां जाकर पूछा तो पता चला कि उस दिन रोहित काम पर नहीं आया था। तब रोहित से पूछा गया कि तुम उस दिन कहाँ गए थे? तो रोहित कहने लगा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां तक गया था, लेकिन फिर मैं घर वापस आ गया था। मैं कंपनी के अंदर नहीं गया था। पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछा, लेकिन वह कभी टूटा नहीं। तो पुलिस को भी ये लगा कि हो सकता है कि इसमें ये शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफी वक्त गुजर गया, लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन चाहत का पति थाने पहुंच गया और उन्होंने अपनी बीवी के केस के बारे में जानकारी लेनी चाही। तो पुलिस ने इस केस को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया और चाहत के पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए और सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आईडी मिली जिससे रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करता था। उसके आईपी एड्रेस से रोहित का पता लगा लिया। ये आईडी रोहित चला रहा था और रोहित अपनी चाची से इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो रोहित ने पूरी बात पुलिस के सामने बताई और ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा और चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी समाज में एक शिक्षा संदेश के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए सुनाई गई है, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैल सके, लोगों को ये जानकारी मिल सके कि समाज में किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। लोग सतर्क रहें, सावधान रह सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मेरी चाची मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। चाची का बचपन मेरे गांव में ही बीता था क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह चाची का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये अदा अपनी ओर खींचती चली जा रही थी। दिल कर रहा था कि चाची मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनके लिपटने से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश हो गया था। फिर चाची मुझे अपने घर ले गई। रात के 11 बज चुके थे। चाची ने कहा, चलो अब लेट जाते हैं। रात गहरी हो रही है और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर चाची मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहें कि मुझसे चिपक गई। मैं बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 21 साल है। ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी एक दूर के रिश्तेदार की चाची का घर भी था। उसका नाम सीमा था और उसकी शादी को करीब 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। चाची भी उसी की शादी में आई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन चाची ने मुझे नहीं देखा था। उनका बचपन हमारे गांव में ही बीता था क्योंकि वह हमारे गांव के स्कूल में ही 10वीं तक पढ़ी थी। मुझे वह बचपन से ही अच्छी लगती थी क्योंकि वह मेरा बहुत
ध्यान रखती थी। मैं चाची को करीब 8 साल के बाद देख रहा था। अपनी शादी के कुछ दिन पहले वह हमारे गांव में आई थी, लेकिन इस बार तो मैं चाची को देखता ही रह गया। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सच कहूं तो मुझे चाची से भी जलन होने लगी थी। उस दिन मैंने पहली बार औरतों के लिए कुछ महसूस किया था। मैं थोड़ा गुमसुम टाइप का हूँ और जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस दिन चाची की खूबसूरती मेरा मिजाज बदल कर रख दिया था। मैं उनकी बाहों में जाने के सपने देखने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इस तरह के विचार आ रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल तो मानने को तैयार नहीं था। वह जहाँ भी जाती मैं उनको छुप छुप कर देखता रहता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल को इतना मजबूर होते हुए देखा था। कुछ ही घंटों में मैं एक अच्छे भले आदमी से पागल दीवाना बन गया था। जनवरी का महीना था तो ठंड भी कुछ ज्यादा ही पड़ती जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। शादी का माहौल था तो सोने की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं इसी चक्कर में लगा था कि अब सर्दी में रात कैसे कटेगी, लेकिन मालिक ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरी समस्या का समाधान कर दिया था। चाची मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं चाची को देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। चाची का बचपन मेरे ही गांव में बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह चाची का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये अदा अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि चाची मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनके लिपटने से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। तभी चाची मुझसे अलग होते हुए बोली, पिंटू तुम कब आए? मैंने कहा, चाची मैं तो दिन में आ गया था। क्या बात है पिंटू, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? चाची बोली। फिर मैं चाची को अपनी रात बिताने की समस्या बताई तो वह बोली, इसमें परेशानी की कोई क्या बात है? तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, तुम आराम से सो जाना। मैं खुश हो गया था और चाची के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और साथ में रास्ता भी बहुत सुनसान था। चाची ने कहा, पिंटू मुझे अपना हाथ दे दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैं अपना हाथ चाची की तरफ बढ़ा दिया। अपने हाथ में उनका कोमल हाथ पकड़कर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। हमसे आगे कुछ ही दूरी पर 3 औरतें भी जा रही थी। वह औरतें तीनों चाची के बारे में बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, मोना कल तुम्हारी बेटी की सगाई है तो सीमा को मत बुलाना, नहीं तो अब शगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ मौके पर बांझ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि विनय को तो इसे तलाक दे देना चाहिए और दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अंधेरी रात होने के कारण उन्हें इस बात का अभ्यास नहीं था कि हम भी उनके पीछे पीछे हैं, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर चाची ने मेरे हाथ को जोर से दबा दिया, जैसे कि वह किसी असलियत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हो। मुझे भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि चाची कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है। थोड़ी ही देर में चाची फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। फिर मैंने उनको रोकने के लिए कहा और वह रुक भी गई। मैं उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, चाची आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप जानती हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इतना कहते ही वो रोते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि महेश,
ये आज की बात नहीं, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है। मेरा अब जीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं फिर उनको अपने से अलग किया और उनके हाथों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चाची इस तरह की बात नहीं करते। मैंने उनको कई बार समझाया। कुछ देर के बाद वह शांत हो गई। करीब आधा घंटा चलने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए थे। मैं अंदर गया तो देखा कि चाचा घर पर नहीं थे। मैंने चाची से चाचा के बारे में पूछा तो चाची बोली, तुम्हारे चाचा किसी काम से अमृतसर गए हुए हैं और 2-3 दिन में आएंगे। खाना तो हम शादी में खा ही चुके थे। तो चाची ने जाते ही दोनों का बिस्तर बिछा दिया। ठंड बहुत थी तो हम दोनों अपनी अपनी चरपाई पर रजाई में घुसकर आपस में बात करने लगे थे। थोड़ी देर इधर उधर की बात करते करते मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया, चाची शादी के इतने साल बाद पर आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर चाची काफी उदास हो गई और रुहासी होकर बोली, क्या बताऊं महेश, तुम्हारे चाचा के अंदर ही शायद कोई कमी है। उन्होंने ये बात तो मुझे आज तक नहीं बताई। बिल्कुल ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई है। जिस क्लिनिक में वो टेस्ट करवाने गए थे वहाँ एक मेरी फ्रेंड काम करती है तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं भी आज तक उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वह साधु महात्माओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन पर पैसे भी बहुत ज़्यादा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 5 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी और कोई साल के अंदर खुशखबरी मिलने की बात करता है। ये सब 8 सालों से चल रहा है। एक ने तो अभी 3 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है, लेकिन महेश मैं जानती हूँ कि इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। और इतनी बात कहते हुए चाची रोने लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी चरपाई से उठकर उनके चरपाई पर जाकर बैठ गया। अपने हाथों से चाची के आंसू पोंछने लगा। फिर मैं चाची के आंसू पोंछने के बाद अपनी चरपाई पर वापस आने लगा तो चाची मेरा हाथ पकड़कर बोली, महेश अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो महेश, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों के दर्द को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तुम ही एक हो महेश। मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा था। बात करते हुए चाची मेरे हाथ को दबाए जा रही थी। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता था मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनको छूऊं मगर मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत खुश नसीब होगी क्योंकि तुम औरतों की इज्जत करते हो और उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझते हो। वह अपनी ही बातों में मशगूल थी लेकिन अचानक ही उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने देखा कि इस सर्द रात में मैं बिना कुछ ओढ़े ही बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा, महेश रज़ाई के अंदर आ जाओ, ठंड बहुत है। ये सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों रज़ाई के अंदर एक साथ थे। उन्होंने कहा, सॉरी महेश, मैं तो अपना ही दुखड़ा रोए जा रही हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? चाची बस जॉब की तलाश में ही गुजर रही है मगर जॉब है कि मिलती ही नहीं। कोई बात नहीं महेश, अभी तो तुम्हारे पास लंबी ज़िंदगी पड़ी है, जॉब मिल जाएगी। चाची मेरे बिल्कुल करीब आ गई या यूं कहें कि मुझसे चिपक गई। महेश, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? विचार तो चाची आते हैं मगर कोई ऐसी मिली ही नहीं आज तक। फिर चाची मेरी तरफ मुड़ गई। फिर उन्होंने कहा, महेश तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं भी झट से कह दिया कि बिल्कुल आपकी तरह चाहिए। फिर
मुस्कुराते देखा मेरी तरह ही क्यों चाहिए, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं और समझदार हैं और एक अच्छे दिल के इंसान भी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, चाची ने कहा। चाची, मैं झूठ क्यों कहूँगा? काश आप मेरी नज़रों से देख पाए। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी नहीं चाची, बहुत अच्छी लगती हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था, अब चाची भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी। बाहर सर्द रात बढ़ती जा रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर चाची बोली, तुम पहले इंसान हो महेश जिसे मुझ में इतना गुण दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातों से चाची को बहुत खुशी मिल रही थी। होती भी क्यों ना, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। मैं चाची से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द जुबान पर आते आते रुक जाते थे। लगता था कि चाची कहीं मेरी बात को बुरा ना मान जाए। पता नहीं क्यों मैं चाची को हमेशा खुश देखना और उनके हर गम मिटाना चाहता था। फिर मैंने हिम्मत करके चाची से बोल ही दिया, चाची मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? महेश, तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। चाची, मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही चाची एकदम खामोश हो गई और मुझे भी कुछ घबराहट हुई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, चाची मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने गलत कह दिया है। नहीं नहीं महेश, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तुम तो अपना समझकर ही मुझसे ये बात कर रहे हो। मैं तो महेश ये सोच रही थी कि गलत नहीं होगा क्या। फिर मैंने कहा, अगर बहुत कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा गलत किया जाए तो मेरी समझ में ये गलत नहीं होगा। फिर चाची बोली कि महेश, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, आप सोच लेना। फिर हम दोनों सो गए, क्योंकि अगले दिन मुझे बारात के साथ जाना था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि 8:30 बजे मुझे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो चाची ने कहा, शाम को भी यही आना महेश, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर मैं बारात के साथ चला गया। चाची उस दिन शादी में नहीं आई थी। रात के 10 बज चुके थे और मैं खाना खाकर चाची के घर की तरफ चल पड़ा। चाची मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, महेश, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी चाची, मैंने कहा। फिर चाची ने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। फिर चाची बोली, महेश, मैं तुम्हारी कल वाली बात से सहमत हूँ। मैंने कहा, चाची देखना, आपकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। चाची बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे के बाहों में समाते चले गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अगले दिन चाची बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैं भी उनको देखकर खुश हुआ था। फिर चाची ने मुझे कहा, महेश, तुमने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी। इसके लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूँ और मालिक से यही दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं चाची के घर पर 3 दिन था और मैं चाची को हर खुशी देने का भरपूर प्रयास किया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो चाची की आंखों में आंसू थे। मैंने उनको गले लगाया और उनसे दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से अपने घर रवाना हो गया। करीब 1.5 महीने बाद मुझे उनका फ़ोन आया। वह कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं मालिक का धन्यवाद किया। दिवाली के कुछ दिन बाद चाची को बेटा हुआ। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन चाची मेरी दूर के रिश्ते में थी तो बिना कारण उनके घर जाना ठीक नहीं लगा। उन दिनों स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे जो मैं अपने बेटे की तस्वीर भी देख पाता। आखिरकार 1 साल बाद एक रिश्तेदार की
शादी में चाची से मुलाकात हो गई। फिर मैं वहाँ अपने बेटे को देखा। मेरी आंखें नम हो गई। मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन मैं किसी तरह अपने ऊपर काबू रखा। चाची बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद। मैं 27 साल की पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरे पति दूसरे शहर में जॉब करते हैं। मैं अकेली ही रहती थी। एक दिन करीब 31 साल का एक आदमी मेरे पड़ोस में रहने आया। मैं दिन भर ड्यूटी करती, रात में वह अपनी पत्नी से छुपकर मेरे घर आता और रोज़ मेरे लिए खाना बना कर ले आता। एक रात वह मेरे घर पर बोतल लेकर आया और पीने के बाद नशे में अपनी पत्नी के सामने मेरे साथ जो किया, मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम आलिया है। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मैं 27 साल की हो चुकी हूँ। अब तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। मेरे ससुराल वाले इसका जिम्मेदार मुझे ही कहते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए और मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे शहर में हो गया जो कि मेरे ससुराल से करीब 150 किलोमीटर दूर था। मेरे लिए रोज़ आना जाना संभव नहीं था। मैंने इस नए शहर में एक किराए पर घर ले लिया। जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरी सास ने कहा, काम छोड़कर परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैंने कहा, कैसी बात कर रही हो माँ, पुलिस की जॉब मैं नहीं छोड़ सकती। मेरे पति का अपना बिजनेस था जो उसे छोड़कर वह मेरे साथ रहने को नहीं आ सकते थे, पर उन्होंने कहा तुम चली जाओ, हर रविवार को मैं चला आऊँगा तुमसे मिलने। हालांकि पुलिस की नौकरी में छुट्टी कहाँ मिलती है, हमारी नौकरी में आराम कहाँ, हर वक्त किसी न किसी केस को लेकर आगे रहते हैं। पर मैं यही सोच में डूब गई थी कि पति को छोड़कर मैं तन्हा कैसे दिन गुजारूंगी। मेरे पति महीने में 4 बार ही मुझसे मिलने आते थे और जब भी आते यह पूछते, तुम अकेले कैसे दिन बिता रही हो, तुम्हें कोई चाहने वाला तो नहीं मिल गया? मैं उसकी बात सुनकर गुस्से हो जाती थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, दूसरे हर वक्त मैं काम में ही लगी रहती थी। मेरे पास तो खुद की देखभाल करने का भी वक्त नहीं था। पर मेरे पति मुझसे फोन पर बात करते या घर पर आते हैं तो बस यही पूछते रहते, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? एक दिन मैंने कहा, दीपक तुम रोज मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुमने तो मेरा काम देखा है, मुझे खुद का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं मिलता। इस पर मेरे पति कहते, पहले तो मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता था, पर अब तुम अकेली हो। मैंने कहा, तुम मुझसे रोज मिलने आ जाया करो, 3 घंटे का ही तो रास्ता है, रोज रात को ही आ जाया करो। पर मेरे पति का कारोबार भी काफी बड़ा था और उन्हें वक्त भी नहीं मिल पाता था। मैं उन पर कभी दबाव नहीं डालती थी, वह तो मुझे फोन किया करते थे, मेरे पास तो कॉल करने का भी वक्त नहीं रहता था। इस पर मेरे पति ये कहते कि तुम तो मुझे भूल गई हो और इतने सालों से हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा, जिस वजह से मैं काफी परेशान रहती थी। मेरी देवरानी को भी बच्चा हो गया है। मेरे पति कहते, जब ईश्वर चाहेगा तब गोद भर जाएगी। हम दोनों ने अपना चेकअप भी करवाया था, ऐसी कोई भी दिक्कत तो नहीं थी। न जाने फिर क्या वजह थी कि मैं मां नहीं बन पा रही थी, और अब तो हम पति पत्नी दूर रहने लगे थे। एक दिन मेरे बगल में एक 31 साल का नौजवान रहने आया। वे देखने में काफी हट्टा कट्टा था, अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया था। मेरे घर पर आकर वह मुझसे पीने का पानी मांगने लगा और कहा कि आज ही आया हूं और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया। मैंने उसकी बोतल में पानी भर दिया और कहा कि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हो। वह मेरी तरफ देखने लगा और पूछने लगा, आपके घर पर कौन कौन है? मैंने कहा, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। इस पर उसने पूछा, आपने शादी नहीं की? मैंने कहा, मेरे पति यहाँ नहीं, दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इस पर वह बहुत खुश हुआ और कहा, वाह, तब तो हमारा इलाका सेफ है। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। उस वक्त तो वह चला गया। उसके बाद से जब भी मुझसे मिलता हेलो हाय करता रहता और मेरी खैरियत लेता रहता। एक दिन उसने देख लिया कि मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ। उस रात वो मेरे घर पर आ गया और पूछने लगा, आप घर पर खाना नहीं बनाती क्या? मैंने कहा, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं थक जाती हूँ,
इसलिए ज़्यादातर बाहर से ही ऑर्डर करके खाती हूँ। उसने कहा, इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगी। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। वह मुझ पर बहुत ध्यान देता था, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता था। और मैं भी यहाँ अकेली और तन्हा थी तो मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। ऐसे तो पुलिस में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर उनके साथ काम की ही बात चलती रहती है और मुझे रिलैक्स होने के लिए भी एक जगह चाहिए, जो कि इस आदमी सनी से बात करके मुझे होती थी। पर मुझे ये बात हैरत में डाल देती थी कि उसने अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन कभी मेरे साथ नहीं करवाया था। अपनी पत्नी को कभी भी घर से बाहर निकलने नहीं देता था। उसकी बेटी मुझे कभी कभी नजर आ जाती थी, पत्नी कभी भी नजर नहीं आती थी। इतने दिन हो गए थे उनको आए हुए, लेकिन अपनी पत्नी को मेरे घर पर लेकर कभी नहीं आया। एक दो बार पत्नी से नजर मिली तो वह साड़ी पहने घूंघट डाल के रहती थी और ये बात मुझे बहुत चौंका रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आपने मुझे अपनी पत्नी से कभी नहीं मिलवाया। इस बात पे उसने कह दिया, मेरी पत्नी तो गंवार है, लोगों से ठीक से बोल नहीं पाती, इसलिए घर के अंदर ही रहती है। मैं उसका चेहरा देखते ही रह गई थी और ये सोच रही थी कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी एक गंवार औरत से शादी क्यों की। मुझे कभी कभी मन करता कि मैं उसके घर चली जाऊं, उसकी पत्नी से मिलूं, आखिर वह हमारी पड़ोसी है। पर मुझे इसका मौका कभी नहीं मिला और सनी अक्सर मेरे घर पर आने लगा। वह रोज रात को मेरे घर पर आ जाता और मेरे लिए खाना लेकर आता। तब मैं खाती थी तो वह मुझे बैठकर देखता रहता और मुझसे बात करता रहता था। खाना खत्म होने के बाद वह अपना बर्तन धोकर उसे लेकर चला जाता। वह मुझसे तरह तरह की बातें करता था, कभी एक्सरसाइज की तो कभी किसी शहर की, कभी आसपास की तो कभी कोई न्यूज़ की, और अक्सर मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने हैं। उसके सवाल से मैं उदास हो गई और मैंने कहा कि मेरा अब तक बच्चा नहीं हो पाया और अब तो मेरे पति भी दूर रहने लगे हैं। उसने पूछा, फिर आप अपना अकेलापन कैसे दूर करती हो, आपकी भी तो अपनी जरूरत होगी ना। उसकी बात सुनकर मैं काफी घबरा गई थी। इस तरह का सवाल अब तक मुझसे किसी अनजान मर्द ने नहीं पूछा। मेरे पति अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं, पर मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग या मेरे आसपास के लोगों ने भी कभी ये सवाल नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कि मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। आखिर इसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही सोच में मैं पड़ गई थी। मैंने कहा, फिर चलिए एक दिन आपकी फैमिली और मैं मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। ये बात को घुमाने के लिए कही थी। दरअसल मैं उसकी पत्नी को देखना चाहती थी। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि सनी अपनी पत्नी को छुपाकर रखता है। आसपास की कई औरतों ने मुझसे कहा कि जरूर कोई बात होगी। उसकी पत्नी जब घर पर अकेली रहती है तो दरवाज़ा तक नहीं खोलती। ये बात मुझे भी सोच में डाल देती है, आखिर वह अपनी पत्नी को ऐसे क्यों रखता है। मोहल्ले वाले ने उसकी बेटी से भी ये सवाल किया था तो बेटी चुप हो जाती और वह किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। मुझे शक होने लगा था, क्योंकि एक बार मुझे उसकी बेटी अकेले में मिल गई थी और मैंने उससे पूछा था, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं। इस बात पे वह बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने उससे कहा, घबराओ मत, मैं अच्छी आंटी हूँ और पुलिस भी हूँ, बताओ। उसके चेहरे पे एक खौफ नजर आया। वह दौड़ती हुई अपने घर चली गई थी। एक दिन मेरे पति ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें कोई अच्छा लगता है या नहीं। मैंने अपने पति को सनी के बारे में बताया, पर मेरे पति इस बात को सुनकर जलने लगे। कहा कि तो तुमने अपना दिल सनी को दे दिया। मैंने कहा, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे उस आदमी पर शक होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। कोई भी आदमी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे पति सनी के बारे में पूछने लगे। उसकी पत्नी के बारे में बताया, जो कि हमेशा घर में ही बंद रहती थी, और उसकी बेटी जो बहुत ही डर के रहती थी, और
किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरे पति ये बात सुनकर घबराने लगे। मैंने अपने पति को कहा, मुझे सनी अच्छा लगता है, पर मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गलत है और बस मैं इस राज का पर्दा उठाना चाहती हूँ। मेरे पति बोले, तुम एक पुलिस वाली ही रहोगी, कोई अच्छा भी लगे तो उससे भी रहस्य ढूंढती रहती हो। मैंने कहा, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे अंदर भी रहस्य ढूंढ दूंगी। हम दोनों हंसने लगे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति ये जानते हैं। मैंने कहा, कल ही आना पड़ेगा आपको। मेरे पति मुझसे मिलने आ गए। मैंने कहा, आप यहाँ 1-2 दिन के लिए रुक जाइए और सनी की पत्नी और बेटी के बारे में पता लगाइए। मेरे पति रुक गए और उस दौरान मुझे बहुत प्यार भी किया और कहने लगे, बताओ तुम्हें सनी पसंद है या मैं पसंद हूँ। मैं हंसने लगी और कहा, मुझे आप पसंद हो। मेरे पति 2 दिन के बाद वापस जाने लगे थे और उसने कहा, तुमने सही कहा, उसका परिवार एक रहस्य है। 2 दिनों में मैं उसकी बीवी को नहीं देख पाया और उसकी बेटी के चेहरे पे मुझे भी डर नजर आया। हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और तुम्हारा शक सही हो। मेरे पति चले गए, लेकिन उस दिन मुझे मौका मिल गया सनी के घर के अंदर जाने का। सनी उस रात घर पर नहीं था। मैंने देखा सनी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मौका देखकर मैं उसके घर के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो मैंने देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी तो नहीं है। मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत वहां से निकल गई और सनी को कॉल किया। सनी ने मेरा फोन उठाया और कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा तो तुम मुझे मिस करती हो? मैंने कहा, अभी अभी मेरे पति चले गए हैं और मैं अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। कहाँ हो तुम और मुझे खाना देने क्यों नहीं आए? वह हंसने लगा और कहने लगा कि मैं बाहर किसी काम में बिजी हूँ। मैंने कहा, आज रात फ्री हो तो आओ ना, हम दोनों पार्टी करते हैं। वह हंसने लगा, कहने लगा, सच में मेरे साथ पार्टी करोगी? मैंने कहा, सच में पार्टी करूंगी पूरी रात। वह खुश हो गया और कहा, ठीक है, फिर मैं बोतल का इंतजाम भी करता हूँ। तुम पीती तो हो ना? मैंने कहा, जमकर। वो बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फोन रखते ही मैंने अपने पति को कॉल किया और उससे कह दिया जो मैं करने जा रही थी। मेरे पति ने कहा, शराब के नशे में बहक मत जाना। मैं हंसने लगी और कहने लगी, आप हो ना संभालने के लिए। मैं सनी का इंतजार कर रही थी और एक खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहन ली थी। जब सनी कमरे के अंदर आया तो मुझे देखते ही रह गया और कहा, वाह, तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। मेरे सामने खाना और शराब की बोतल रख दी। वो मेरे एकदम करीब बैठ गया। हम दोनों शराब पीने लगे और हंसी मजाक करने लगे। वह मेरे साथ छेड़खानी किए जा रहा था। कभी मेरे थाई पे हाथ रखता, कभी मेरी खुली कमर को अपने हाथों से टच करने लगता, कभी मेरा पेट, और मैं उसे शराब पिलाए जा रही थी। मैं सनी को नशे में चूर कर देना चाहती थी कि उसे कुछ होश ना रहे। वह मुझे अपनाने के लिए तड़प उठा और पीता चला गया। जैसे जैसे उसे नशा चढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझसे मोहब्बत दिखाने लगा और अपनी हसरतों को पूरा करने लगा। लेकिन एक पल उसकी हालत इतनी खराब हो गई, मैंने उससे कहा, अपनी बीवी को भी क्यों नहीं बुला लेते, सब मिलकर मजे करेंगे। उसने कहा, वह मेरी बीवी नहीं है, वह तो मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे उठाकर ले आया और उसे जानवरों की तरह घर पर बांध कर रखता हूँ। उसके साथ हर रात गलत काम करता हूँ। कभी कभी मुझे होश नहीं रहता और अपनी बेटी के सामने ही मेरी बेटी भी बेचारी डरी सहमी सी रहती है। मैंने उससे कह दिया कि मोहल्ले में किसी के साथ बात किया तो तेरे साथ भी ऐसा करूंगा। सनी तो एक जानवर निकला। जब मैं उसके घर पर गई थी तो मैंने देख लिया था कि उसने एक औरत को बांध कर रखा हुआ था, जिसे मैं उसकी पत्नी समझती थी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। मैंने उसे खोल दिया था और उससे कहा था कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, और वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगी थी। कहा, इस जानवर से मुझे बचा लो, मैं अब नहीं सह सकती। हर रोज ये मेरे साथ, इसे तो अपनी बेटी पर भी दया नहीं आती। एकदम पागल इंसान है और इसी ने अपनी पत्नी का खून भी किया है और फिर मुझे
उठाकर शहर छोड़कर यहाँ पर छुपा बैठा है। मैंने पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने आकर सनी को गिरफ्तार कर लिया। उस औरत का हमने बयान लिया। वह एक कॉल गर्ल थी, पर सनी ने उसके साथ जानवर जैसा सलूक किया था। हमने उस औरत को उसके घर पहुंचा दिया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सनी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। उसकी गंदी हरकतों की वजह से ही उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़ा होता था और वह अपनी पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने लगा था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बाद में वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गया था। उसकी 7 साल की मासूम बच्ची, जो कि अब अनाथ हो चुकी थी, उसे हमने गोद ले लिया और एक बच्चे की कमी जो मुझे और मेरे पति को सताती थी, वह दूर हो गई। हमने अपना घर शहर के बीच में ले लिया था, जिससे कि हम तीनों साथ रह सके। अपनी सास को भी मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। उसके 4 साल के बाद मुझे अपना बच्चा भी हुआ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और मैं अपने पति और बच्चे के साथ हमेशा खुश रही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म सी आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वह तो मुझे विधवा हुए 10 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालना और अपने एकलौते बेटे संदीप की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो कभी सोचा ही ना था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया तो दूसरे नौकर की जरूरत आ पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, तुम ही कोई भरोसे का आदमी ला दो जो आपकी जगह काम कर सके। राजू आया तो पहली नजर में मुझे अच्छा लगा। राजू को पुराने नौकर ही लेकर आया था। मैंने भी भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई वह बहुत नेक लड़का था। सुबह से शाम 6:30 तक मेरे बेटे संदीप के साथ ऑफिस में होता और रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। मुझे उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ यूके में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों वह इंडिया आए और मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे पास यूके आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे दूर जाए। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के बोलने पर यूके जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वह बिजनेस मेरे हवाले करके यूके चला गया। अब बेटे के बगैर और अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वह नौकर राजू था। राजू भी अपनी गरीबी और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी और कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इस शब्दों से मैं खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के सुहाने दिन खो दी, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे जिंदगी की तमाम चीज याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हों के लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नजरें मेरे उदास चेहरे पर थी। उसने मुझे दिल से दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 4 साल हो गए। 4 साल गुजारने के बाद अब मेरा नौकर एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था।
मेरे दिल में ख्वाहिश हो गई कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भरकर बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो दूरी थी उसको खत्म करना उसकी बस की बात नहीं थी और ना मेरे बस की। वह नौकर था और मैं मालकिन। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वह भी पहले से ज्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं इस जिंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई जिंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती जो औरत की इज्जत करने के साथ उसके दिल की बातों को भी जानता हो। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर मेरा जवान बेटा था और मेरी उम्र 42 साल थी। इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और राजू की उम्र में बहुत फर्क था। वह उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त डर का होता है जब वह अकेली और मजबूर बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही हो। अगर दौलत भी एक सहारा होता है मगर ये इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज्यादा नखरे कर देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर राजू मेरा ज्यादा ख्याल रखा था और मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात पैदा हो रहे थे वो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी मांगे और आरजू अधूरी रह गई, जबकि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन फिर भी कभी कभी सोचती काश मेरी एक और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों नहीं मैंने अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते, और अब जब भी राजू हिसाब किताब देने आता है मेरे सामने बैठा होता, मेरी नीयत अजीब हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा को घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि विधवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास दौलत, घर और औलाद सब कुछ है। मुझे किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। मगर अब लगता है कि औरत का जीवन साथी होना जरूरी है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के कारण रुकी तो एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, भूखा हूँ मालिक, आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 30 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं हैरानी से राजू की तरफ देखी, कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी भिखारी भी ना कैसी अनहोनी बातें कह देते हैं। अभी इस उम्र में भी कोई औरत शादी कर सकती है। क्यों नहीं मालकिन, आप किसी तरह भी ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट बनना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो राजू, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने लगा तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे देखकर उसने मेरी नियत को दूर करना चाहा। मैडम सही है, आप वाकई अपनी उम्र से 14 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे एक गलत फहमी में डाल रहे हो। मैडम मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा, आपको तो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल की फिक्र रही। चाहे तो आप नई खुशियां हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो राजू? मैं हंस पड़ी। क्यों मुझे बहला रहे हो? नहीं, मैं अपनी औकात से आगे बढ़ गया था। फिर बोला, माफी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपनी बेख्याली में क्या कह गया? ऐसी बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो कि जबकि आज कम उम्र की लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं, मुझ जैसी अधेड़ उम्र विधवा से कौन शादी करेगा?
वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गलती करूं? कहो। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मुझे आप पसंद हैं। अगर आप चाहो तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा न था ऐसी फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझसे इतना बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वह समझा मैं नाराज हो गई हूं, तब उसको भी सांप सूंघ गया था। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आपसे ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ राजू, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बातें कही हैं, लेकिन जज्बाती फैसले पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझे मिन्नत करके कहा, लेकिन ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है राजू की अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना संदीप, और मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजर ना जमाए बैठा हो। इस उम्र में शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद को बर्बाद करना है। तो फिर मैं बोली, अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता कि इस बात को मान लूं और दिमाग कहता नहीं, अब वक्त बीत गया। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दिया करते हैं। उसके बाद काफी दिन हम दोनों चुप रहे और ये तूफान अंदर अंदर बढ़ रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकी थी। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था राजू के सिवा? उसको मेरी खिदमत करनी थी, डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवा लानी थी। उसने ये सब कुछ किया तो मैंने सोचा, वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी जरूरत होती है। मुझे भी राजू से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी जरूरत बन गया है। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग में उसको नौकर के बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती, ज्यादा सोचने से मेरा वजूद भी जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा। मैं बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया, सारी जिम्मेदारी राजू को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि राजू ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाजत मांगी। मैं भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा, यही मुझे फाइल दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा है। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ गया, फाइल एक तरफ रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? फाइलें सुबह देख लेना। उसने मेरे मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे सुकून मिला। बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैं पति की मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और आज इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभी कोई कमजोरी इंसान को अपने बस में कर लेती है। बस में आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया जैसे कुछ होश ना हो। उस वक्त राजू ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। वह मेरे कमरे से चला गया। बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं सुबह फाइल चेक करवा दूंगा। वह अगले दिन भी ना आया और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फोन किया। वह बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा। सोचा आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा है, उसके लिहाजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा अब वह मेरे घर के काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वह आ गया। मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने थे।
वह भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अभी तक शायद आप इतने ज़रूरी फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस पर पहले की तरह दिलचस्पी लें। मेरे बेटे संदीप ने काफ़ी पैसे मंगवा लिए हैं, अब मैं और ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे राजू की ज़रूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे, मगर अब वह अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोला, क्योंकि मैं सोच समझकर फैसला किया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में शादी कर रही हूँ। आप अपने जेठ को कहें, वह वही है जहाँ इस मामले में लोग और तरह सोचते हैं। वह जरूर आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फोन कर दिया और उनको अपने मसले बताए। वह बोले, आप जरूर शादी कर लें, संदीप को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी, किसी और को मालिक ना बनाएं, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाजत से मैंने राजू से शादी कर ली। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर इस बात पर राजी ना कर सके कि वह माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर भी मैं खुशी थी, मगर काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरी दौलत का लालच राजू को ना था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये कदम उठाकर कि मैंने अपना बेटा जरूर खोया, मगर मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि राजू से मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने वाकई उम्र के फर्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी खुश हो नहीं रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, मगर आज उसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने एक छोटे उम्र के लड़के से शादी करके सही किया या नहीं? दोस्तों, कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।